In the name of Allah, the most beneficent and the merciful, I hope all of the students will be safe and perfectly fine. Today we are going to start chapter number 8, which is related to the relations. First of all, we will discuss about basic concepts and definitions relating to relations. Relationships between the elements of sets occur in many contexts. The most direct way to express a relationship between the elements of two sets is to use order pairs made up of two related elements. इसमें ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप का जो है फिनोमेना, ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि दो एलिमेंट्स के बिटवीन रिलेशनशिप को हम किस तरह से लेके चलते हैं। और यहाँ पे या फिर प्रीवियस क्लासेस में हम क्या करेंगे कि रिलेशनशिप को किस तरह से लिखा जाता है उसका वे पहले देखेंगे। और जो लिखने का वे है उसमें एक वर्ड यूज़ होता है जो है ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स में हम जिन दो चीज़ों का रिलेशनशिप होगा उनको हम मेंशन करेंगे। The order pair is a pair of objects listed in a specified order, separating them by a comma and enclosing the pair in या ब्रेसिस का वर्ड यूज़ कर लें या फिर पैरेंथेसिस का वर्ड यूज़ कर लें। तो हम क्या करेंगे कि जिन दो एलिमेंट्स या फिर जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन हम रिलेशनशिप ले रहे हैं या फिर रिलेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हम उनको कोमा और ब्रैकेट्स को यूज़ करके लिखेंगे। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर पेयर ए और बी। यहाँ पे देखें कि ए और बी के बिटवीन कोमा भी लिखा हुआ है और साइड में ये ब्रैकेट भी डाली हुई है, लेफ़्ट और राइट साइड पे स्मॉल ब्रैकेट भी डाली हुई है। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे किसी दो एलिमेंट्स के रिलेशंस को कि ए और बी यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं, तो ये फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। हेयर ए इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा और बी सेकंड एलिमेंट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी और सी डी, ये इस तरह से दो ऑर्डर पेयर्स मेंशन किए गए हैं। तो ये दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, जैसा कि ए इज इक्वल टू सी हो, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, जिस तरह बी इज इक्वल टू डी हो। नेक्स्ट नोट दे रहा है कि दी सेट्स ए बी और बी ए आर इक्वल। ये सेट्स दो लिखे हुए हैं, एक सेट में ए बी एलिमेंट है और दूसरे में भी ए बी एलिमेंट है, लेकिन बी को पहले लिखा हुआ है और ए को बाद में लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर्स ए बी और अगर हम बी ए लिख लें तो ये इक्वल नहीं होंगे। ये तब इक्वल होंगे जब ए और बी दोनों इक्वल हों, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हों, तब आप कह सकते हैं कि ये इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 1 हम ले लें ऑर्डर पेयर तो दूसरा भी 1 1 ही होगा। अगर 2 2 ले लें तो वो दूसरा भी 2 2 होगा। अगर हम 1 2 ऑर्डर पे ले रहे हैं और दूसरा कह लें कि 2 1 लेना है, तो ये फिर 1 2 और 2 1 ये इक्वल नहीं हो सकते अगर आपने इस तरह से रिलेशनशिप की फॉर्म में ऑर्डर पेयर को लिखना है। सेट्स जो अगर 1 2 ले लें या 2 1 सेट्स को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ल ब्रैकेट में, तो ये तो फिर इक्वल होंगे। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 2 और 2 1 इक्वल नहीं होंगे।
नेक्स्ट वो कह रहा है कि वी नो डैट आर रिलेशन फ्रॉम आर नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब एक सेट नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी की तरफ हम एक रिलेशन डिफ़ाइन करेंगे और उसकी यहाँ पे वो डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि सबसे पहले रिलेशंस को समझने के लिए आपको किसी दो नॉन एम्प्टी सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट देख लेते हैं कि वो उसकी डेफिनेशन क्या है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स के ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे जो कि खाली नहीं होंगे। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी हम उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, और वो भी एक सेट ही होगा कि जिसमें इस फॉर्म में ऑर्डर पेयर होंगे सच डैट जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कैपिटल ए में से आएगा और जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो कैपिटल बी सेट में से आएगा। द सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म और सिंबॉलिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिटन बाय एस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कह रहा है कि हम सेट बिल्डर नोटेशन में और यहाँ पे सिंबॉलिकली हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ये ए क्रॉस बी हमारे पास एक सेट ही है जिसमें एक्स वाई की फॉर्म में ऑर्डर पेयर होंगे और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैपिटल ए में से आएगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो कैपिटल बी में से आएगा। और उसकी आगे उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि हमारे पास ये दो सेट्स हैं, एक ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी है जिसमें एक्स वाई जी एलिमेंट्स हैं। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटन एज, तो अब आपने क्या करना है कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस बी ले लेंगे। कैसे लेंगे कि ये जो 1 है इस सेट ए में लिखा हुआ एलिमेंट 1 जो है वो पहले एक्स के साथ रिलेट होगा, जिस तरह 1 एक्स लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में, फिर 1 वाई के साथ रिलेट होगा, फिर 1 जी के साथ रिलेट होगा। इस तरह से 1 एक्स 1 वाई 1 जी ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कि पहले आपने 1 को इन तीनों एलिमेंट्स से रिलेट करवाना है, फिर आपने 2 को इन तीनों एलिमेंट्स से रिलेट करवाना है, फिर 3 को इन तीनों एलिमेंट्स से रिलेट करवा देना। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी ए क्रॉस बी, ए टू बी की तरफ। तो नेक्स्ट बी क्रॉस ए भी ले सकते हैं। अब बी क्रॉस ए जब लेंगे तो पहले आपने बी के एलिमेंट्स को ए के साथ रिलेट करवाएंगे। तो एक्स को पहले 1 2 3 से रिलेट करवा देना है, तो जिस तरह x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। इसी तरह से y को 1 2 3 से रिलेट करवाएंगे, y1 y2 y3 ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो z को आप रिलेट करवाएंगे 1 2 3 से, तो z1 z2 z3 इस तरह से ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका आएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि कह रहा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ पेयर्स विद फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड कंपोनेंट फ्रॉम द सेकंड सेट। क्या जब मैंने आपको पहले बताया कि जो हम ऑर्डर पे लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कि ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि अगर आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ये बात वो कह रहा है। नेक्स्ट नोट कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ सेट्स ए और बी इज़ एम्प्टी देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इज़ एन एम्प्टी सेट।
कह रहा है कि अगर इन दोनों सेट्स में से कोई एक भी एम्प्टी सेट आ गया तो A क्रॉस B की वैल्यू भी एक एम्प्टी सेट ही होगी, या फिर B क्रॉस A की वैल्यू भी एम्प्टी सेट होगी। अब देखें यहाँ पे A हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 और B एम्प्टी सेट आ जाता है, तो फिर क्या होगा कि ये कोई इनमें से कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट ही कोई नहीं पड़ा, तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया। तो फिर A क्रॉस B की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट आ जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इन जनरल A क्रॉस B हमारे पास B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, और यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A की वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं होती। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B की वैल्यू हमारे पास ये है और B क्रॉस A की वैल्यू हमारे पास ये है। इसमें 1x है पहला एलिमेंट, इसमें x1 है, और 1x x1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और तब इक्वल होंगे जब ये दोनों वैल्यूज़ 1x दोनों इक्वल होंगी। और ये कह रहा है कि इक्वलिटी होल्ड तब करती है जब A और B दोनों इक्वल सेट हों, कि अगर A और B दोनों एक सेम सेट हों तब वो इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट है और दूसरा सेट B है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3 कर लें तो 9 इसमें टोटल एलिमेंट आ जाएंगे। तो यही बात उसने यहाँ पे की हुई है कि इसमें कह रहा है कि अगर एक सेट A में 3 एलिमेंट है, B में 4 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में हमारे पास 3 इंटू 4 ये 12 एलिमेंट होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और XYZ। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आएंगे। अब हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन आती है। वो कह रहा है कि रिलेशन एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड अ रिलेशन, कि अब ये हमारे पास A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका आप कोई भी सबसेट ले लें तो वो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके सबसेट में जब A क्रॉस B का कोई सबसेट लूँगा तो मैं उसमें से एलिमेंट 1x 1y 1z ये तीनों ऑर्डर पेयर्स ले लेता हूँ, तो वो भी एक रिलेशन बन जाएगा। मैं 1x 2x या फिर 3x ये ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लूँ एज ए सबसेट के तौर पे, तो वो भी एक रिलेशन बन जाएगा। तो लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड दी बाइनरी रिलेशन और सिंपली आ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो ये रिलेशन फ्रॉम A टू B की ये डेफिनेशन है कि पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे A से B की तरफ, और उसका कोई सबसेट अगर ले लेंगे तो वो फिर वो रिलेशन बनेगा A टू B की तरफ, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से। अब यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल ली हुई है कि R1 की कोई उसने पहला रिलेशन ले लिया और R2 उसने दूसरा कोई रिलेशन ले लिया। अब इसी में से उसने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है 1x 2y और 3y, ये 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स लेके उसने एक सबसेट ले लिया इसका A क्रॉस B का, तो ये R1 पहला रिलेशन आ गया। इसी तरह से R2 ये उसमें उसने 1x 1y और 2z ये एलिमेंट यहाँ से उठाए हुए हैं, तो ये सबसेट बना दिया A क्रॉस B का, तो ये R2 ये दूसरा रिलेशन आ गया। इस तरह से आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, और कितने ये रिलेशन बन सकते हैं किसी सेट के रिलेटेड उसकी भी हम नंबरिंग आगे जाके काउंट करेंगे। नेक्स्ट डोमेन ऑफ अ रिलेशन है। डोमेन ऑफ रिलेशन में ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास R1 एक रिलेशन है, तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम डोमेन का नेम देंगे। तो जिस तरह R1 की हमारे पास डोमेन होगी 1 2 3, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स में ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 2 3 है। तो डोमेन इसकी R1 की 1 2 3 आ जाएगी, और R2 की डोमेन क्या आएगी, इसमें जो पहला एलिमेंट है 1 है
इसमें भी 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसकी डोमेन आ जाएगी 1 2 आ जाएगी। नेक्स्ट रेंज ऑफ रिलेशन में ये होगा कि जो भी रिलेशन होगा उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं एज ए एलिमेंट के तौर पे, तो उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास रेंज में आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे x y y है, तो R1 की जो रेंज होगी x y आ जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि R2 की जो रेंज है वो x y z है। इसका क्योंकि सेकंड एलिमेंट x y z है, तो ये x y z R2 की रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट रिमार्क्स हैं, कह रहा है कि इफ़ R इज़ एनी रिलेशन फ्रॉम A to B, then complete set B is called the code main of the relation R। कि अगर कोई R हमारे पास रिलेशन A to B की तरफ है, तो B सेट को हम जो कंप्लीट सेट B होगा, ये जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम एक लेक्चर में फंक्शन का जब हम क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे भी कोड मेन बताया था कि जो सेट बी होता है उसको हम कोड मेन बोलते हैं। यहाँ पे भी जो कंप्लीट सेट बी होगा वो कोड मेन ऑफ अ रिलेशन होगी। इफ़ देर इज़ ओनली वन सेट ए, देन द रिलेशन इन ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है रिलेशन इन ए, कि कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट ए है, सिंगल ए कोई सेट है, तो उस पर आपने एक सेट पे रिलेशन डिफ़ाइन करना है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। कि सबसे पहले आपने ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, फिर उसका कोई आप सबसेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो होती है रिलेशन इन ए की। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर रिलेशन। कि कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है उसको हम डायग्राम के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास रिलेशन 1 जो है, ये 1x 2y और 3y की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको डायग्रामिकली किस तरह से हम देखेंगे कि पहला जो सेट ए का होगा वो डोमेन का होगा, दूसरा कोड मेन का होगा। कोड मेन में हमारे पास एक्स वाई जी है और ए में हमारे पास 1 2 3 है। जिस तरह यहाँ पे था कि ए 1 2 3 है और बी एक्स वाई जी है, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देने। अब देखें कि 1 और x का रिलेशन है यहाँ पे ऑर्डर पेयर में, तो 1 x पे मैप होगा। 2y का रिलेशन है तो 2y पे मैप हो जाएगा। इस तरह 3y का रिलेशन है, 3y पे जाके मैप हो जाएगा। इसी तरह से R2 जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसमें 1 का x के साथ रिलेशन है, तो 1x आ जाएगा। फिर 1 का y के साथ है तो 1y आ जाएगा। फिर 2 का z के साथ है तो 2z। इस तरह से आप डायग्रामिकली भी इसको लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास फंक्शन होता है, लास्ट टाइम एक लेक्चर में हमने फंक्शन को भी पढ़ा था एक चैप्टर में, तो वो भी एक रिलेशन ही होता है। उसमें हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं तो वो जो रिलेशन होता है वो फंक्शन बन जाता है। अब यहाँ पे भी हम फंक्शन को रिलेशन की टर्म में ही डिफ़ाइन करेंगे और सम टाइप्स के बारे में देखेंगे। Relation as a function. A relation is a Cartesian product is called a function if each element of a domain is related with just one element of a range. That is a relation in A cross B is a function if। वो कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी दो सेट्स के बिटवीन या एक से ज़्यादा सेट्स के बिटवीन वो एक ऐसा रिलेशन होगा कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट के या दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा हो। उसका मतलब ये होता है कि आपकी डोमेन सारी की सारी यूज़ हो रही हो। जिस तरह यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ आ रिलेशन इज़ सेट ए।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो सारी की सारी डोमेन है वो यूज़ हो रही है। जिस तरह यहाँ पे देखें कि आपकी डोमेन 1 2 3 है, तो 1 2 3 में से हर एक एलिमेंट को आपने डोमेन के तौर पे लेना है। इसका मतलब ये होगा कि हर एलिमेंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ रिपीटेड, कि कोई भी इसमें रिलेशन में जो है, रिलेशन फंक्शन तब होगा, दूसरे पॉइंट को देख के हम ये कहते हैं कि दूसरा जो रिलेशन है वो कब फंक्शन होता है, कि जब कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। जिस तरह यहाँ पे आप देख लें कि 1x है, फिर 1y आ गया, तो ये डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो फिर ये एक कह लें कि रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि एवरी फंक्शन विल बी अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन मे नॉट बी अ फंक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एवरी फंक्शन विल बी अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन मे नॉट बी अ फंक्शन। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन तो है R2, लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहली है इनटू फंक्शन है। इनटू में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें आपकी जो रेंज है सारी की सारी, यहाँ पर कोड में जो है वो सारी की सारी कवर नहीं हो रही होती। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि कोड मेन में आपके 4 एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, 2 4 6 8 मैप नहीं हो रहा, तो ये फिर इनटू फंक्शन होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ अ फंक्शन विल नॉट बी इक्वल टू अ सेट बी, कि सेट बी अगर रेंज फंक्शन एफ, अब यहाँ पे फंक्शन की जो रेंज है वो हमारे पास है 2 4 6, ये रेंज है, और 1 3 5 इसकी डोमेन है। तो 2 4 6 की ये जो रेंज बन रही है, ये जो सेट है, ये कभी भी पूरे ये सेट बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि 8 रेंज में नहीं आ रहा, लेकिन वो कोड मेन में या फिर बी में तो आ रहा है। तो फिर इस फॉर्म में अगर कोई रिलेशन होगा तो फिर उसको हम बोल देंगे ये इनटू फंक्शन है। अब नेक्स्ट 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेट विल बी अ डिफरेंट इमेजेस। तो ये उसने यहाँ पे आप डायग्रामिकली भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं कि 1 2 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे मैप हो रहा है, 5 6 पे मैप हो रहा है। तो 1 2 3 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स पे जाके मैप हो रहे हैं। और इसी तरह से 3 5 भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये दोनों जाके 4 6 दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं। तो मीन के दो डिफरेंट एलिमेंट अगर दो डिफरेंट एलिमेंट पे जाके मैप हो रहे हैं तो फिर वो फंक्शन 1 1 और इंजेक्टिव होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक फंक्शन 1 1 ही है जिसकी डोमेन 1 3 5 है और रेंज 2 4 6 है। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन है या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। ये ऐसा रिलेशन होता है या फिर ऐसा फंक्शन होता है कि जिसकी जो इसकी कोड में रेंज के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी कोड में जो है वो M1 M2 एलिमेंट पे मुश्तमिल है, तो रेंज भी M1 M2 पे मुश्तमिल है क्योंकि रेंज में ये दोनों एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। तो ये ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वो फंक्शन हमारे पास ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन वो होगा जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये देख सकते हैं आपके पास ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं, और ये ऑन टू भी है क्योंकि आपकी सारी की सारी जो रेंज है वो कवर हो रही है। नेक्स्ट है कंडीशनल रिलेशंस। अब कंडीशनल रिलेशंस में ये होगा कि हम ऐसे रिलेशन डिफ़ाइन कर देंगे कि जिसमें कोई ना कोई साथ कंडीशंस भी मेंशन होगी।
तो कंडीशन एग्ज़ाम्पल के तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक सेट ए है नॉन एम्प्टी जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 6 एंड आर बी अ रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन इन ए का मतलब ये होता है कि आपने ए क्रॉस ए पहले लेना है और फिर उसका कोई बाद में सबसेट ले लेना है। तो अब आप पहले क्या करेंगे कि ए क्रॉस ए ले लेंगे। अब ए क्रॉस ए में आपके पास ये 25 एलिमेंट आएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे ए को ए से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। पहला ये देख लें कि वह ए में 1 2 3 4 6 हैं, तो ए को ए से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहला 1 1 से रिलेट होगा, फिर 1 2 से रिलेट होगा, 1 3 से होगा, 1 4 से होगा, 1 6 से हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 1 से होगा, 2 2 से होगा, 2 3 से होगा, 2 4 से रिलेट होगा और फिर 2 6 से। इसी तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट इसी सेट के एलिमेंट अपने ही सेट के एलिमेंट से रिलेट होंगे, तो 5 × 5 ये 25 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि कोई भी अब हम इसी ए क्रॉस ए का अगर हम कोई सबसेट ले लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन इन ए। अब हम यहाँ पे जो रिलेशन लेंगे वो एम ही नहीं उठा के हम कोई सबसेट अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। हम इस तरह से लेंगे कि जो उसने कंडीशन हमें लगा दी है उसी को फॉलो करके इसका कोई सबसेट सेलेक्ट करेंगे ए क्रॉस ए का, और वो जो सबसेट होगा वो हमारे पास रिलेशन ऑन ए आ जाएगा। अब जो कंडीशन लगानी है वो ये है कि B is exactly divisible by A means first element of the pair exactly divisible by second element। वो कह रहा है कि आपने इसका सबसेट तो लेना ही है कि रिलेशन बनाने के लिए। अब आपने सबसेट ऐसा लेना है कि जिसका फर्स्ट ऐसा सबसेट लेना है कि जिसमें ऐसे एलिमेंट होंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट्स को सेट जिसका फर्स्ट एलिमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आपने ए क्रॉस ए लिया हुआ है और बाद में आपने रिलेशन ऑन ए लेने के लिए आपने इस पर इसका कोई सबसेट लेना है। तो सबसेट लेने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन ले रहे हैं, वो ये है कि B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मीन्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा होगा, ऐसे आप ले सकते हैं। तो आप देखें अब 1 जो है वो 1 को डिवाइड कर रहा है तो रिलेशन में 1 1 आ जाएगा। 1 2 को भी डिवाइड करता है तो 1 2 आ जाएगा। 1 3 को भी डिवाइड करता है तो 1 3 पर एलिमेंट आ जाएगा। 1 4 को भी डिवाइड करता है 1 4 आ जाएगा। 1 6 को डिवाइड करता है 1 6 आ जाएगा। अब 2 1 को डिवाइड नहीं करता तो हम ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं लेंगे। 2 2 को डिवाइड करता है तो 2 2 ले लेंगे। 2 4 को भी डिवाइड करता है 2 4 ले लेंगे। आगे 2 6 को डिवाइड करता है 2 6 भी ले लेंगे। 3 1 को डिवाइड नहीं करता तो ये नहीं लेंगे। ना ही 3 2 को डिवाइड करता है, ये भी नहीं लेंगे। फिर 3 3 ले लेंगे क्योंकि 3 तो 3 को डिवाइड करता ही है। फिर 3 4 को डिवाइड नहीं करता, वो ये भी नहीं लेंगे। 3 6 को डिवाइड करता है, वो ले लेंगे। और 4 1 को डिवाइड नहीं करता, 4 2 को भी नहीं करता, 3 को भी नहीं करता, 4 4 को करता है। तो आप 4 4 भी यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे तो मेंशन नहीं है लेकिन आपने वो 4 4 भी ले लेना है। 4 6 को डिवाइड नहीं करता तो ये नहीं एलिमेंट लेंगे रिलेशन में। 6 1 को भी नहीं करता, 6 2 को भी नहीं करता, 6 3 को भी नहीं करता और 6 4 को भी नहीं करता, और ओनली 6 6 को करता है, तो आप ये ले लेंगे। अब ये हमारे पास रिलेशन ऑन ए आ गया। ये कैसे आया? हमने सेलेक्टिव से एलिमेंट उठाए हैं बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, तो ये कंडीशनल रिलेशन होगा। अब इसकी आप डोमेन लिख दें। डोमेन में क्या होगा कि जितने भी ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 भी हो रहा यूज़ हो रहा है और 6 भी हो रहा है, तो ये ले लेंगे। इसी तरह से इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनका आप सेकंड एलिमेंट ले लेंगे, तो वो
आपके पास रेंज आ जाएगी। अब काउंटिंग रिलेशन, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, फाइनाइट सेट्स हों, तो हम काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने उसके रिलेशन बनेंगे। अब देखें, एक सेट ए है हमारे पास जिसमें m एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें हमारे पास n एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे? वो होंगे m क्रॉस n। जिस तरह फॉर एग्जांपल ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास 2 × 3 6 एलिमेंट होंगे। और जो आपको पता है कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। और किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूलाइज करते हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट 2 की पावर n बनेंगे। इसी तरह से ए क्रॉस बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो m क्रॉस n हैं, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे या फिर इसके कितने रिलेशन बनेंगे, वो है 2 की पावर m × n। अब इसी को देखने के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल भी है। वो कह रहा है कि ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और बी में है 2 5। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 × 2, तो ये 8 एलिमेंट आ जाएंगे ए क्रॉस बी में। तो इसके रिलेशन कितने बनेंगे? रिलेशन क्या होता है कि ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन होंगे। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट 8 हैं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 8, तो ये 256 आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा होता है, एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब देखें, अगर आप ए क्रॉस ए ले रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे ए क्रॉस ए लिया हुआ है, आपको पता है कि एक सेट का जो सबसेट होता है वो बजाते खुद भी अपने यानी कि एक सेट अपने आप का भी वो सबसेट होता है, जिसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो अगर हमारा रिलेशन ये ओरिजिनल ए क्रॉस ए ही हो, जिस तरह यहाँ पे ए क्रॉस ए में सारे के सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो अगर यही ए क्रॉस ए जो है आर के इक्वल ले लें या फिर इसको हम रिलेशन मान लें ए क्रॉस ए को, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं रिलेशन में वो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स के इक्वल हैं, तो उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन का नेम दे देंगे। जिस तरह एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है कि 1 4 6 ए सेट है, तो ए क्रॉस ए ले लें कि ए क्रॉस ए में आपके पास 9 एलिमेंट आएंगे। तो इसी को अगर हम सबसेट मान लें एज अ होल, ये सारे के सारे सेट को, तो इसी को अगर हम ए क्रॉस ए का सबसेट मान लें तो वो फिर रिलेशन बन जाएगा या फिर रिलेशन ऑन ए आएगा, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें जितने भी ऑर्डर पे लिखे हुए हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन पहले दी हुई है, एग्जांपल भी दी हुई है कि यहाँ पे पहले ए 1 4 6 का उसका ए क्रॉस ए ले लिया। अब ए क्रॉस ए में हमने ऐसे एलिमेंट उठाना है कि जिसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम होंगे। जिस तरह 1 1 ले लें, 4 4 ले लें और 6 6 ले लें, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है वॉइड रिलेशन। अब आपको पता है कि एक सेट का एक एम्प्टी सेट जो होता है वो भी सबसेट होता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए का एम्प्टी सेट हम ले लेंगे जो कि एज ए इसके सबसेट के तौर पे होगा, और वो जो सबसेट होगा उसको हम रिलेशन का नेम देंगे और उस रिलेशन को वॉइड रिलेशन या फिर नल का नेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कह रहा है कि इफ़ आर इज़ इक्वल टू 5 या फिर आर इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट हो तो उसको हम कह लेंगे नल या फिर वॉइड रिलेशन। एग्जांपल के तौर पे ए हमने ये रिलेशन लिया, ए सेट ये लिया हुआ है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है
कि सच डैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए माइनस बी का डिफरेंस जो है ए और बी का डिफरेंस 1/2 के इक्वल आए। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले ए क्रॉस ए लेंगे। अब ए क्रॉस ए ले के हमारे पास एलिमेंट 16 आएंगे कि 3 3 से रिलेट होगा, 3 4 से रिलेट होगा, 3 7 से होगा और 3 6 17 से हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि उन सारे ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उन ऑर्डर पेयर में इस तरह से ढूंढना है कि पहले एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस करें और आंसर 1/2 आ जाए, 0.5 आ जाए। तो ऐसा तो कभी भी आपके पास कोई रिलेशन में कोई ए क्रॉस ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं पड़ा होगा कि जिसको हम माइनस करें और आंसर 1/2 आए। तो फिर ये क्या होगा, R=5 या फिर एम्प्टी सेट इसकी ये वॉइड रिलेशन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट्री रिलेशन। कंप्लीमेंट्री रिलेशन में जिस तरह हम कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट लेते हैं उसी तरह से हम कंप्लीमेंट्री रिलेशन भी फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ए क्रॉस ए, वही एग्जांपल यहाँ पे ले ली कि इफ़ आर इज़ एनी रिलेशन ऑन नाउन एम्प्टी सेट ए एंड ए क्रॉस ए इज़ यूनिवर्सल सेट देन कंप्लीमेंट्री रिलेशन ऑफ आर इज़ ए क्रॉस ए माइनस आर। कह रहा है कि अगर आपने किसी रिलेशन का कंप्लीमेंट्री रिलेशन लेना है तो उसको आप ए क्रॉस ए में से माइनस कर दें तो आपके पास कंप्लीमेंट्री रिलेशन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिलेशन हमारे पास है 114466, ये रिलेशन है और इसका हमने कंप्लीमेंट्री रिलेशन लेना है। और एक और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में से हमने इस आर को माइनस करना है, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो उसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। वो कैसे लेना है कि जिस तरह हम ऑर्डिनरी सेट्स की यहाँ पे हम लेते हैं कंप्लीमेंट लेते हैं। जब भी हम किसी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो 2 सेट अगर लिखे हों तो हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट्स में ना हों। तो यही हम लिखेंगे कि वो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखने हैं जो कि ए क्रॉस ए में हों और आर में ना हों, वो हमने लिखने हैं। अब 1 1 इसमें है, इसमें भी है, ये हम नहीं लिखेंगे। 1 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो लिख लेंगे। 1 6 इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी लिख लेंगे। 4 1 इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी लिख लेंगे। 4 4 इसमें है, इसमें भी है, वो नहीं लिखेंगे। कि कंप्लीमेंट लेते वक्त हमने क्या करना है, किसी रिलेशन का वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि ए क्रॉस ए में हों और आर में ना हो। तो ये 3 छोड़ के बाकी सारे के सारे इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन है। इन्वर्स ऑफ रिलेशन को हम इस तरह से लेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये रिलेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा रिलेशन लेते हैं कि जो कि डिफरेंट एलिमेंट में हो। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की एग्जांपल हमारे पास ये है। अब इन्वर्स में क्या होगा, कह रहा है कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन इन्वर्स ऑफ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए होगा और इसको हम आर इन्वर्स से डिनोट करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये रिलेशन है जो कि टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, 1x 2y 2z एज ए ऑर्डर पे के तौर पे इसके एलिमेंट है। तो इसका इन्वर्स कैसे बनेगा कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस तरह 1x है, 2y है, 2z है, तो ये फिर x1 y2 और z2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे z2 आ जाएगा।
कि मीन के अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा पहले एलिमेंट में रिलेशन के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो क्या होगा, इन्वर्स बन जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि हम इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन को टेबुलर फॉर्म, जिस तरह यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में ये होगा कि अगर ये रिलेशन लिखा होगा एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो आर इनवर्स हमारे पास जो होगा वो होगा वाई एक्स, मीन के एक्स को वाई में, वाई को एक्स में, हमने एक्स को वाई में और वाई को एक्स में हमने रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास ये इन्वर्स ऑफ रिलेशन की सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल ली हुई है कि ये एक रिलेशन है, एक्स वाई हमारे पास ए में से आ रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को वाई में और वाई को एक्स में चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये इन्वर्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल है वो कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 3 5 7 और राइट द रिलेशन ऑन ए सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। वो कह रहा है कि आप ऐसे रिलेशन लिखें कि जो कि ये दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो पहले हमने ए सेट को यूज़ करके ए क्रॉस ए लेना है। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस ए लेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब पहला जो R1 हमने रिलेशन लेना है उसमें कंडीशन ये ली हुई है कि आपने R1 रिलेशन डिफ़ाइन करने के लिए ए क्रॉस ए में ऐसे एलिमेंट उठाने हैं कि जो कि सेम होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंडीशन लगाई हुई है उसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्स वाई सच डैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स। तो इस ए क्रॉस ए में से वो एलिमेंट उठा लें कि जो कि सेम है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 आ जाएगा, 5 क्रॉस 5 आ जाएगा और 7 क्रॉस 7 आ जाएगा। तो ये डायगोनल रिलेशन भी इसको हम बोलते हैं और आइडेंटिटी रिलेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो R1 हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। R2 में उसने कंडीशन लगाई हुई है कि ऐसा रिलेशन बनाना है, ऐसे हम एलिमेंट ए क्रॉस ए में से उठाएंगे कि जिनका सम लें, जिसके फर्स्ट एलिमेंट, जिसमें ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का सम लें, आंसर ओड नंबर आए। अब जिस तरह 3 + 3 करेंगे आंसर 6 आएगा, तो ये तो हम नहीं लेंगे। 3 और 5 करेंगे आंसर 8 आएगा, इवन नंबर होगा, ये भी नहीं लेंगे। 3 7 करेंगे 10 आएगा, इवन नंबर होगा, वो भी नहीं लेंगे। इसी तरह से 5 5 5 7 3 7 7 3 7 5 7 7, ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं इन सभी का आप इन सभी में आप फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करते हैं तो कभी भी आपके पास ऑड नंबर नहीं आता। तो फिर ये जो R2 रिलेशन होगा ये एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट R3 हमारे पास जो रिलेशन है वो कह रहा है कि आपने ऐसे ऑर्डर पे उठाने हैं कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड अप करें, आंसर 10 से लेस आए। जिस तरह 3 3 भी आ जाएगा R3 में, 3 5 भी आ जाएगा, ये भी 3 5 करेंगे 8 आएगा, वो 8 10 से लेस होता है। 3 7 करेंगे तो 10 आएगा, 10 से लेस नहीं होगा, ये एलिमेंट फिर नहीं आएगा। 5 3 कर लेंगे, 3 5 5 3 ये आ जाएंगे, 5 5 नहीं आएगा, 5 7 नहीं आएगा। बाकी जितने भी ऑर्डर पे लिखे हुए हैं उनमें हम फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो आंसर 10 से ग्रेटर होगा। हमने वो लेने हैं कि जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करके आंसर 10 से लेस हो। नेक्स्ट R4 में ये हम करेंगे कि ऐसा रिलेशन डिफाइन करेंगे कि जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करके आंसर 5 से ग्रेटर आए। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि 3 3 हम ले लेंगे,
3 5 ले लेंगे, 3 7 भी ले लेंगे। तो ये सारे के सारे आपके पास, ये बल्कि सारे के सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे, क्योंकि इनमें जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं, उनमें उनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे, आंसर 5 से ग्रेटर ही होगा। तो ये जो रिलेशन है ये आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो R5 R6 दिए हुए हैं, ये नेक्स्ट पेज पे होंगे, तो इनको भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई यहाँ तक जितना हमने ये लेक्चर डिलीवर किया, तो इसमें कोई भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या हुई तो आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो आई विल ट्राई टू remove your confusions and problems. So best of luck.